हेलो बच्चों, आप दादाजी की चौपाल में पहुंच गए हो। भाई दादाजी आपकी सारी फरमाइशें पूरी करती जा रहे हैं। आज मुझे दो बच्चियों का मैसेज मिला। दो बच्चियों ने मुझे संदेश भेजा है कि हमें राजा रानी की कहानी आज ज़रूर सुनाना, क्योंकि आज हम जो है राजा रानी की कहानी सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं राजा रानी की बहुत सी कहानियाँ सुना चुका हूँ आपको। चलो आपकी बात मान लेता हूँ और आज भी आपको एक राजा की कहानी सुना देता हूँ। बच्चों, श्रीपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा थे सत्यदेव। उनका एक राजकुमार था विप्रदेव। वो बहुत बलिष्ठ था, शक्तिशाली भी था और सुंदर भी था। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो समझता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और बलिष्ठ भी हूँ, इसलिए मेरे बराबर कोई और नहीं है। राजा सत्यदेव की मृत्यु के बाद विप्रदेव को सिंहासन मिल गया। अब विप्रदेव को सिंहासन मिला तो विप्रदेव में एक शौक था, उसका रुचि थी अच्छे अच्छे भवन बनवाने की। वो भवन जो बनवाता उन्हें देखकर बहुत खुश होता और उसने अपने महल का बहुत सा हिस्सा, यानी कि अपने खजाने का बहुत सा हिस्सा जो है वो सुंदर सुंदर भवन बनाने में खर्च कर दिया। और उसने एक और चीज़ की कि जब वो उसके विवाह की बात चली तो कई राजाओं ने अपनी राजकुमारियों को विवाह का प्रस्ताव उसके सम्मुख रखा, राजकुमारियों का। लेकिन अब राजा जो विप्रदेव था उसको अपने बराबर कोई सुंदर नजर ही नहीं आता था। एक दिन वो घूमने के लिए गया तो उसने एक पहाड़ी देखी। उसने सोचा इस पहाड़ी के ऊपर अगर मैं महल बनवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा और फिर मैं इस महल पर ही रहूंगा। ये महल तो सबसे ऊंचा होगा, सबसे सुंदर होगा। तो उसने अपने शिल्पी हरिहर को बुलाया और कहा, शिल्पी जी, आप इस पहाड़ी को काटकर इसके ऊपर एक सुंदर सा महल बनाओ। मैं चाहता हूं कि मैं उस महल में रहूं। विवाह के बाद हम पति पत्नी, राजा और रानी उस महल में रहेंगे। अब विप्रदेव ने जब ऐसा कहा तो हरिहर ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और हरिहर जो है वो पहाड़ी के ऊपर महल बनाने में जुट गया। हजारों मजदूर, शिल्पी सब लग गए राजा के लिए महल बनाने में। अब जब राजा के लिए महल बन गया तो एक दिन हरिहर ने कहा, महाराज, महल तैयार हो गया है, आप आकर देख लें। बच्चों, हरिहर ने इतना सुंदर महल बनाया था कि वो पहाड़ी पर ऐसे लगता मानो कोई बया का घोंसला झूल रहा है। बया के घोंसले देखे ना अपने पेड़ पर किस तरीके से झूलते रहते हैं, इसी तरीके से वो महल पहाड़ी पर ऐसे लगता था दूर से देखने पर जैसे वो झूल रहा हो। अब जब वो पूर्ण हो गया और राजा विप्रदेव ने उसे देखने की मन बनाया तो वे अपने मंत्री और सेनापति के साथ वहां पर पहुंचे। जिसने भी महल को देखा तो उसके मुंह से निकली, वाह क्या चीज है, अद्वितीय। अब ये देखकर हरिहर बहुत खुश हुआ। भाई उसकी महल उसने बनाया था तो उसकी मेहनत सफल हो गई। अब विप्रदेव ने कहा, हरिहर जी, ये महल तो बनकर तैयार हो गया, हमें इसका उद्घाटन करना है। मैं चाहता हूं कि इसका उद्घाटन हमारे राज्य का, ये महल राज्य में सबसे सुंदर है, और मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य का जो सबसे सुंदर स्त्री हो वो महल का उद्घाटन करे और जो सबसे सुंदर पुरुष हो वो दोनों मिलकर महल का उद्घाटन करें। स्त्री और पुरुष, अब स्त्री और पुरुष जो सबसे सुंदर है राज्य में, उनकी परख कैसे हो?
ये काम भी राजा विप्रदेव ने हरिहर को सौंप दिया कि आप ही इस चीज का निर्णय करें कि राज्य में कौन सबसे सुंदर पुरुष है और कौन सबसे सुंदर स्त्री है। अब हरिहर ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा महाराज। अब फिर हरिहर ने घोषणा करवा दी कि जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति सबसे सुंदर स्त्री और पुरुष को लेकर आएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अब बच्चों, वो तो पूरे राज्य में चर्चा फैल गई कि भाई सबसे सुंदर स्त्री पुरुष को लेकर जाना है वहाँ राजधानी में, और जिसका स्त्री या पुरुष जो भी सबसे सुंदर होगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। अब लोगों ने आसपास खोजना शुरू किया, जिसको भी जो सबसे सुंदर लड़का या लड़की नजर आते वे उसे कहते, भाई तुम मेरे साथ चलो। इस तरीके से पूरे राज्य में जितने भी योग्य यानी सुंदर स्त्री और पुरुष थे उनको ले लेकर लोग बाग राजधानी में एकत्र होने लगे। अब बच्चों, प्रतियोगिता का जो अंतिम दिन था वो आ गया। राजा विप्रदेव जो हैं वो अपने रथ में बैठकर वहां पहुंच गए जहां इस प्रतियोगिता का निर्णय होना था। उनके साथ मंत्री, सेनापति और साथ में जो शिल्पी हरिहर थे जिन्होंने महल बनाया था, जिनको सुंदर स्त्री और पुरुष की परख करनी थी, वो भी उनके साथ वहां पहुंच गए। अब वो जो है एक संकरे रास्ते पर खड़े हो गए। संकरा रास्ता समझते हो ना, भीड़ा रास्ता जहां से एक स्त्री पुरुष गुजर सकते थे, उस जगह पे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई जो भी स्त्री और पुरुष जो भी लाए हैं वो सुंदर स्त्री पुरुषों को इस रास्ते से गुजारें, और हरिहर जी उनको देखते जाएंगे और अंत में वो निर्णय करेंगे कि सबसे सुंदर स्त्री पुरुष कौन है। तो बच्चों, एक एक करके जो प्रतियोगी थे वो आने लगे। हर आदमी जो उनको लेके आता था, यानी एक स्त्री और एक पुरुष को जो लेके आता, वो उनकी बारे में बताता कि ये अमुक स्थान पर रहते हैं, इनका ये है, इनमें ये योग्यता है, और ये मैं समझता हूं कि ये सबसे सुंदर है, इतनी उनकी उम्र है, इतना इनका लंबा है, कद है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें उसके बारे में बताता जाता। तो बच्चों, धीरे धीरे कर करके वो काफ़ी जो प्रतियोगी आए थे वो उस संकीर्ण रास्ते से निकल गए। हरिहर सबकी बात सुनता रहा। कुछ देर समय बीता तो जितने भी वो पुरुष आए थे वो आखिर में चलते चलते उस संकीर्ण रास्ते से निकल गए। अंत में एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसके साथ जो है ना वो भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आ गया था कि भाई मैं भी भाग लूंगा, और वो बूढ़ा आदमी अपने साथ एक स्त्री और पुरुष को लेकर आया था। जो पुरुष था वो एक युवक था, लेकिन वो पैर से लंगड़ा था। फिर भी बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, हम चलते, हम भी भाग लेंगे। और पैर से बूढ़ा जो लंगड़ा आदमी था यानी अपंग था, वो भी प्रतियोगिता में शामिल हो गया, और उसके साथ जो स्त्री थी वो भी शामिल हो गई। अब जब वो गुजरे तो उस बूढ़े आदमी ने हरिहर से कहा, शिल्पी जी, मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में ये पुरुष जो है ये सबसे सुंदर है। अब उसका इतना कहना था कि जो बाकी लोग थे वो सब हंसने लगे कि भाई ये बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बूढ़ा सा आदमी, मतलब ये नौजवान है, सारा शरीर भी इसका ऐसा कोई सुंदर नहीं है, और पैर से भी लंगड़ा है, इसे कह रहे कि सबसे सुंदर है। तो हरिहर ने कहा, हाँ बाबा बताओ इसकी क्या खासियत है, कैसे इसको सबसे सुंदर मानते हो। तो वो व्यक्ति बोला, शिल्पी जी, ये अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। इसका पैर बचपन में कट गया था, खत्म हो गया था। लंगड़ा होकर भी ये अपना कभी इसने किसी से कुछ मांगा नहीं। ये मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता का पेट पालता है, और उसमें से भी जितना कमाता है उसमें से भी कुछ जो है दूसरे अपंग जो इसके साथी होते हैं, जो भी गांव में होते हैं, उनको कुछ न कुछ ये दान कर देता है।
और जिससे जो वायदा करता है उस वायदे को पूरा करता है। मैं समझता हूं कि ये सबसे सुंदर है। हरिहर जो शिल्पी थे, जो जज थे, निर्णायक थे, वो बड़ी ध्यान से उनकी बात सुनते रहे और कहने लगे, उन्होंने पूछा, ये स्त्री? उसने कहा कि ये औरत जो है एक धनाढ्य सेठ की बेटी है और धनाढ्य सेठ के साथ इसका विवाह हुआ था। धनाढ्य सेठ का बहुत दूर तक व्यापार फैला हुआ था। एक बार उनका बहुत हानि हो गई और उस हानि में इसके जो पति थे उनका आधा शरीर, यानी उसको अपंग हो गया, लकवा मार गया और फिर उसके बाद वो चलने फिरने में भी असहाय हो गए। ये औरत इतने धनवान सेठ की पुत्री और पत्नी होने के बावजूद अपने पति की सेवा खुद करती है। चाहती तो नौकर रख सकती थी, कहती है नहीं, मुझे पति सेवा का जो लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, वो दूसरे किसी काम में नहीं मिलेगा। इसलिए ये अपने पति की सेवा खुद करती है और उसके पति पे जगह जगह घाव हो गए हैं। ये घाव से बदबू भी आती है, लेकिन उसके बावजूद ये औरत दिन रात अपने पति का सेवा करती रहती है। तो मैं समझता हूं कि सबसे सुंदर औरत यही है। अब इतना सुनना था कि हरिहर का चेहरा चमक उठा। उसने कहा विप्रदेव को, महाराज, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सबसे सुंदर पुरुष यही है और सबसे सुंदर स्त्री यही है। जो व्यक्ति अपंग होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है और अपने ही नहीं, अपने माता पिता और दूसरे गरीब हैं उनका भी पेट पाल रहा है, तो इससे सुंदर कौन हो सकता है? और जो स्त्री पतिव्रता है और अपने धन होने के बावजूद भी स्वयं सेवा कर रही है पति की, तो इससे सुंदर स्त्री कौन हो सकती है? अब इतना सुनना था कि विप्रदेव की आंखें खुली। अरे, मैं तो अपने शरीर को ही सबसे सुंदर मानता रहा और अपने मनोरंजन के लिए जगह जगह जो है महल बनवाता रहा, जबकि मुझे तो ये अपंग जो इतने दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरों की सहायता कर रहा है, मुझे तो दूसरों की सहायता करनी चाहिए थी। उसने तुरंत जो है हरिहर से कहा, शिल्पी जी, यही स्त्री और पुरुष महल का उद्घाटन करेंगे और इनको राजमहल की ओर से इनको हर महीने कुछ राशि प्रदान की जाएगी ताकि और दूसरे जितने भी प्रजा है उनको प्रेरणा मिल सके। अब बच्चों, इतना होना था कि सब लोग महाराज की और शिल्पी हरिहर की जय जयकार कर उठे। अब इसके बाद तो विप्रदेव ने कहा कि मैंने जितने महल बनवाए हैं उनमें मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने महल में रहूंगा और बाकी जो महल बनवाए हैं वो सारे के सारे प्रजा के उन गरीब लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे जिनके पास अपने घर नहीं हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सुंदरता पे जो घमंड था वो भी भूल गए और कहा कि महाराज हरिहर जी, आप ही जिस योग्य कन्या को मेरे उपयुक्त समझे उसके साथ मुझे बताएं, मैं उसके साथ विवाह भी कर लूँगा। तो बच्चों देखो, एक शिल्पी ने कितनी सत्य की बात कही कि शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। सुंदरता हमारे चरित्र में, हमारे मन में होती है और वही सुंदरता सबसे उपयोगी होती है। मैं इस कहानी की अंतिम पंक्ति आपको पढ़ूं। विप्रदेव ने घोषणा की, वास्तव में हरिहर जी ने सही कहा है, इस महल का उद्घाटन ये ही स्त्री और पुरुष करेंगे। कल से मैं इन महलों में स्वयं नहीं रहूंगा, ये सब आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। लोग राजा विप्रदेव की एवं शिल्पी हरिहर की जय जयकार करने लगे। फिर शीघ्र ही हरिहर की सलाह पर विप्रदेव ने एक योग्य एवं सुशील कन्या से विवाह कर लिया। तो बच्चों, ये कहानी मैंने लिखी थी वर्ष 1990 में, जनवरी 90 में मैंने ये कहानी लिखी थी और कहानी को मार्च 1990 के अंक में नंदन ने प्रकाशित किया था। ये कहानी आप देख सकते हैं, ये मार्च 1990 का अंक है, आप देख रहे हैं ना, ये 1990 का अंक है और उसमें ये कहानी है सबसे सुंदर। तो आपको कहानी कैसी लगी? भाई एक और बात बता रहा हूं,
एक लड़की है जिसने मुझे बार बार कह रही है कि हमारे लिए तो परी की कहानी सुनाओ, परी की कहानी सुनाओ। मैं उसकी फरमाइश करने के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार उसकी फरमाइश पूरी कर सकूँ। धन्यवाद।